गुड मॉर्निंग। इससे पिछली क्लास में अपन ने 10.1 की अभ्यास से संबंधित अपन ने सवाल देखे थे और अब आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो आपकी बकाया थी उनका टाइम टेबल आ चुका है। 29 जून और 30 जून को आपकी एग्ज़ाम है। तो आप अभी तक आपने पढ़ाई की या नहीं की, आप मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब आपको लगभग 70% के करीब हमने सिलेबस करवा दिया है। कक्षा गणित 10 का भी हमने करवा दिया है और 12 का भी हमने करवा दिया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलेबस को बच्चों के बीच में शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी को इसका बेनिफिट मिल सके। अपने तक के नहीं रखें, इसको व्हाट्सअप कर दें। अपने पास जो भी मोबाइल नंबर है सभी को आप व्हाट्सअप करें ताकि सभी बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। और आज हम उसी कयास को आगे बढ़ाते हुए अगली अभ्यास प्रश्नमाला 10.2 से संबंधित अपन सवालों की चर्चा करेंगे, 5-4 सवालों की। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आप अपनी बुक खोल के और रफ रजिस्टर लेके सामने बैठ जाएं और जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे आप लोग रिवीजन करते चले जाएं। सबसे पहले हम पृष्ठ संख्या 146 146 पर हम बात करेंगे संगामी रेखाओं की। देखो सबसे पहली बात हमारे पास आती है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास मैं आपको 4 चीज एक साथ बताता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, और इसको आप समझोगे तो बहुत सरल चीज है। संगामी नाम समझ में आ गया होगा। संगामी, संग यानी साथ में, गामी यानी गमन करना, जो एक साथ एक ही बिंदु से होकर गमन करती हैं अर्थात निकलती हैं। बेटा कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात नंबर 1 पर मैं बात करूंगा माध्यिका की। नंबर 2 पर मैं बात कर रहा हूं शीर्षलंब की। नंबर 3 पर मैं बात कर रहा हूं लंब समद्विभाजक की। और नंबर 4 पर मैं बात कर रहा हूं कोणों के समद्विभाजक की। देखो ये चारों चीज हम एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास देखो क्या आता है कि लंब समद्विभाजक। हमारे पास क्या आता है बेटा? देखो कि सबसे पहली बात हमारे पास माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका क्या है, यह सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है। माध्यिका देखो किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ध्यान से देखना, त्रिभुज के शीर्ष से, माध्यिका यानी मध्य बिंदु में जाएगी, इसका मध्य बिंदु यह है डी। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख यानी सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अब यहां पर एडी क्या है बेटा? माध्यिका है। अब अगली बात, ये तो बात हुई परिभाषा माध्यिका की। इसका मतलब जब भी माध्यिका हो तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी बीडी बराबर क्या होगा बेटा? डीसी होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है? संगामी होती हैं, अर्थात एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहां से इसकी माध्यिका ये चली गई ई, और इसकी माध्यिका ये चली गई ए डी ई, और ये एफ। और कहां से गुजरती है? जी से, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, इसलिए त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हो गई बेटा? संगामी हो गई। तो ये होती है संगामी। और इस संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा? संगमन बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अर्थात केंद्रक क्या करता है?
इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। जो शीर्ष वाला भाग होता है, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये तो 2 होगा और ये 1 होगा। ये शीर्ष वाला भाग इस माध्यिका के लिए 2 होगा और ये क्या होगा बेटा, 1। ये 2 है और ये हमारे पास क्या है, 1 है। इस तरीके से हमारे पास ये 2:1 और इधर भी हमारे पास ये 2:1, इधर से ये हमारे पास 2:1। ये हमारे पास क्या होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं और 2:1 के अनुपात में बांटता है। और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये हमारे पास हुई माध्यिका से संबंधित जानकारी। क्लियर। नेक्स्ट, शीर्षलंब देखो। और केंद्रक क्या होता है, सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। केंद्रक क्या होता है, सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास है शीर्षलंब की। शीर्षलंब किसे कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब। देखो ये हमारे पास क्या बेटा, ये त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज का ये शीर्ष है, शीर्ष से सम्मुख भुजा, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को हम क्या कहते हैं बेटा, शीर्ष लंब कहते हैं। और शीर्ष लंबी क्या होते हैं, संगामी होते हैं। संगामी होते हैं। संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, समकोण त्रिभुज में कहाँ स्थित होता है और अधिकोण त्रिभुज में कहाँ स्थित होता है। देखो दोबारा, त्रिभुज के शीर्ष से, ये तो माध्यिका थी तो मध्य बिंदु पर गया। ये त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, लंब हमेशा बेटा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। अब इसमें देखो ध्यान दो, नंबर 1, ये हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है बेटा, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के अंदर ही, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अब हमारे पास बात आती है सबसे पहले अधिकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री है। मैंने आपको शीर्ष लंब का मतलब क्या बताया, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब। ये लंब हुआ कि नहीं हुआ, जैसे अब इसे इधर जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, इधर जाएंगे तो घटता चला जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री है। इस शीर्ष से इस पर लंब डालो, ये भी 90 डिग्री है। इस शीर्ष से सम्मुख पर लंब डालो, ये भी 90 डिग्री है। तो यहां पर आपेगा तो इसका लंब ये आ गया, इसका लंब ये आ गया। तो बताओ ये लंब के अंदर कहाँ स्थित हुआ रहे, ये लंब के अंदर स्थित हो गया समकोण वाले शीर्ष पर। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें अधिकोण त्रिभुज की। देखो अधिकोण त्रिभुज हमारे पास क्या आता है, ये अधिकोण त्रिभुज है। क्लियर। इस त्रिभुज का मैं नाम ले लेता हूं, त्रिभुज ए बी और सी ले लिया। अब यहां से मैंने आपको क्या बताया, शीर्ष लंब। भाई लंब केंद्र कहां होगा, शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु होता है। तो मैं इस पर लंब डालूंगा तो यहां से इस भुजा को अपन को इधर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको यहां लेके आता तो ये अधिकोण होता ना, जैसे मान लिया मैं इसको यहां लेता, ये अधिकोण, तो लंब लाने के लिए बाहर लाना पड़ेगा। तो मैंने इसको बाहर लेके आया इसको, और इस पर ये लंब डाल दिया मैंने यहां पर। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस पर लंब डालना है तो मैं इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहां से इस पर लंब आएगा, ये 90 डिग्री हो गया। इससे इस पर लंब डालना है सम्मुख भुजा पर, ये लंब आ गया और ये सीधा हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, लंब के अंदर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या है, संगामी है। कहां, बाहर। तो ध्यान दे, न्यून कोण त्रिभुज में कहां स्थित हो गया, अंदर। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर, और अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण की तरफ त्रिभुज के बाहर स्थित होता है।
अधिकोण की तरफ त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लंब केंद्र की हमारे पास जानकारी आई। अब हम बात करते हैं लंब समद्विभाजक की। देखो लंब समद्विभाजक और कोणों का समद्विभाजक, ये तो लंब समद्विभाजक ये अपनी जो 10.1 की जो प्रश्नावली पढ़ी वहां से है, और ये हमने जो प्रमेय पढ़ी 10.2 की ये वहां से है। देखो कैसे लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक हमने 10.1 के प्रमेय में क्या पढ़ा कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये दोनों दूरी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है बेटा, लंब समद्विभाजक होता है। अब बात आई लंब समद्विभाजक की। अब देखो लंब समद्विभाजक हम बात करते हैं त्रिभुज में, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब लंब समद्विभाजक ध्यान देना, ये तो क्या था, शीर्ष लंब था, यानी शीर्ष से सम्मुख पर हमने लंब डाला। ये क्या है, भुजा का लंब समद्विभाजक है। क्या बेटा, भुजा का लंब समद्विभाजक है। तो इसका मैंने लंब समद्विभाजक खींचा, यानी इस पर जो भी बिंदु होगा वो ए व बी से क्या होगा, सॉरी ए व सी से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि ये हमने इसका क्या खींच लिया, लंब समद्विभाजक खींच लिया। ये दोनों टुकड़े क्या है, बराबर, और ये क्या है, लंब है, तो लंब समद्विभाजक हो गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस भुजा के दोनों शीर्षों से क्या होगा, बराबर दूरी पर। तो इस पर जो भी बिंदु होगा वो ए व सी से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इसका लंब समद्विभाजक मैं खींच रहा हूं, ये आ गया, लंब समद्विभाजक हो गया। इसका मैं लंब समद्विभाजक खींच रहा हूं, ये आ गया। अब ये जो एक बिंदु है, ये एक ऐसा बिंदु है जो इसके लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है, इसके लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है, और इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो लंब समद्विभाजक पर जो भी बिंदु होगा वो उसके दोनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो बिंदु है ये बताओ तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस लंब समद्विभाजक पर है, इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इस लंब समद्विभाजक पर है, इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इस लंब समद्विभाजक पर है, इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया परिकेंद्र। अब परिकेंद्र क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। परिकेंद्र इसलिए कहते हैं, ये एक ऐसा बिंदु आ गया जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है। तो मैं यहां पर प्रकार रख के और यहां पर पेंसिल चला के मैं इसके चारों तरफ जो वर्त खींचूंगा तो इसके चारों तरफ ऐसे वर्त आएगा नहीं आएगा। तो ये त्रिभुज के परिगत वर्त, क्या त्रिभुज के परिगत वर्त का केंद्र हुआ कि नहीं हुआ, तो ये परिकेंद्र हुआ कि नहीं हुआ, परिकेंद्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के परिकेंद्र कहां से आएगा, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र होता है, और परिकेंद्र के द्वारा त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना होती है। और इसकी विशेषता भी जैसे अपन यहां पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण जो त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। कहां स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। और समकोण त्रिभुज में देखो थोड़ा सा ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये हमारे पास समकोण है, ये क्या है बेटा, समकोण है। यहां से ये ले लो और यहां से ये ले लो, क्लियर। अब हमें बात कर रहे हैं परिकेंद्र की। परिकेंद्र क्या होता है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा, ये यहां से आएगा सीधा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचोगे यहां से आएगा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचोगे सीधा ऐसे जाएगा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचोगे सीधा यहां से जाएगा। तो ये कहां स्थित हुआ परिकेंद्र,
ये परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। तो हमेशा याद रखो, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, और लंब केंद्र लंब समद्विभाजक अर्थात परिकेंद्र कहां होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर स्थित होता है, और कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। इसलिए इसके द्वारा क्या होता है? त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना की जाती है। इसी तरीके से अधिकोण त्रिभुज में क्या? अधिकोण त्रिभुज में कहां स्थित होगा बेटा? अधिकोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर स्थित होता है और अधिकोण की तरफ स्थित होता है। कैसे? देखो, मैंने ये त्रिभुज लिया, क्लियर, और ये हमारे पास आ गया ऐसे, ये अधिकोण है। ये क्या है बेटा? अधिकोण है। तो ये इसका लंब समद्विभाजक खींचा, ऐसे आ गया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा, ऐसे आ गया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा, ऐसे आ गया। तो ये क्या हुआ? परिकेंद्र हुआ। और ये कहां हो गया? अधिकोण की तरफ, भाई अधिकोण के सामने की तरफ, और त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर, और अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण के सामने त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। क्या? परिकेंद्र। परिकेंद्र के द्वारा क्या होता है? त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना की जाती है। क्लियर? अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कोणों के समद्विभाजन की। किसकी बात कर रहे हैं? कोणों के समद्विभाजन। ये हमने कहां से पढ़ा? 10.1 की प्रमेय से ये चीज निकल के आई है, और ये चीज हमारे अब आगे जो सवाल है उनके अंतर्गत यही प्रमेय काम आएंगी। ये भी संगामी होते हैं, लंब समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, और कोणों के समद्विभाजक भी संगामी होते हैं। संगामी क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज की जो दो या दो से अधिक वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं बेटा? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले कोणों का समद्विभाजक। अब ये कहां पर आएगा? हमने प्रमेय पढ़ी थी बेटा, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये L है, ये M है, ये यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये यहां पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी, इधर से और इधर से, ये बिंदु इधर से और इधर से, ये बिंदु इधर से और इधर से समान दूरी पर है। तो बताओ ये इस कोण का क्या होता है बेटा? समद्विभाजक होता है। तो यदि किन्हीं दो रेखाओं के बीच हम कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो उस समद्विभाजक पर जो भी बिंदु होगा इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं यहां प्रकार रखूंगा तो वो यहां से और यहां से दोनों से क्या होगा बेटा? बराबर दूरी पर होगा। अब मैं चला जाता हूं यहां से, मैं सीधा, माने ये रेखाएं प्रतिच्छेदी इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्लियर? ये यहां से जा रही है, और मैंने ये इसको यहां से मिला दिया, तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। क्लियर? अब ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। अब मैं इस कोण का, ये त्रिभुज में ले लिया मैंने, ABC नाम दे दिया। क्या दे दिया? ABC। अब यहां पर हमारे पास, मैं इस कोण का समद्विभाजक मैंने खींचा, यानी इस कोण का समद्विभाजक खींचा मैंने AD। क्या खींचा बेटा? AD। अब क्या है बेटा? ये जो AD आया, ये क्या आया? AD। ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो इन दोनों से और इससे, किससे? AB से और AC से, दोनों से बराबर दूरी पर होगा या नहीं होगा? अब हमारे पास बात ये आती है कि दोनों से बराबर दूरी पर होगा। क्लियर? अब दोनों से बराबर दूरी पर होगा तो इसका समद्विभाजक खींचता हूं मैं, ये B खींच लिया। इस पर ये जो बिंदु है, इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा? मैं इस कोण C का समद्विभाजक खींचता हूं तो C का समद्विभाजक खींचूंगा, दोनों से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा? ये यहां से बराबर दूरी पर होगा। तो ये एक बिंदु है, ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा? तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। तो इसके द्वारा अंतःवर्त की रचना की जाएगी या नहीं की जाएगी? अंतःवर्त की रचना की जाएगी। अंतःवर्त की रचना की जाएगी तो इस वर्त के केंद्र को आप बताओ अंतः केंद्र कहेंगे या नहीं कहेंगे?
अंतः केंद्र कहेंगे। तो यहां से चलो त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक वह रेखाखंड जो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण को बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो इस पर जो भी बिंदु होगा वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इस पर जो भी बिंदु होगा वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इस पर जो भी बिंदु होगा वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। तो ये एक ऐसा बिंदु हो गया जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या है बेटा, बराबर दूरी पर है। तीनों भुजाओं से क्या है, बराबर दूरी पर है। इसलिए इस बिंदु के द्वारा त्रिभुज में अंतःवर्त की रचना की जाएगी। अंतःवर्त की रचना की जाएगी तो इस वर्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहेंगे। और अंतः केंद्र क्या होता है, सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो और चाहे वो अधिकोण त्रिभुज हो, सदैव त्रिभुज की क्या होता है, अंदर स्थित होता है। क्लियर। ये हमारे पास हुई बेटा माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक और कोणों के समद्विभाजक। इसके आधार पर हमें अब आगे क्या करने हैं, 10.2 के मैं आपको 4-5 एक सवाल मैं आपको करवाता हूं। इस प्रकार से इस प्रश्नावली का अपन रिवीजन करेंगे। तो आज के आगे वाली क्लास के अंदर आपको त्रिभुज से संबंधित सारी चीजें पहले आपको बताएंगे और उसके बाद में आगे वाले प्रश्नावली को हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आप इस प्रश्नावली जो आपको हमेशा एक फोबियो बना रहता है, यदि आपने ये रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो आपके पास रिकॉर्डेड रिवीजन है, इसका बढ़िया तरीके से आप देखिए। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, काफी टाइम आपके पास है। आप ये टारगेट बना लें कि इस 1 महीने के अंतर्गत मेरे को पूरा मैथमेटिक्स का और एसएसटी का पूरा रिवीजन करना है। और इसमें आपका सबसे बड़ा गोल्डन चांस है, इनमें आप पूरा का पूरा 100 में से 100 दोनों विषयों में आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप लोगों ने पूरे इस 1 महीने का टारगेट आपने बना लिया और ईमानदारी से यदि आपने हमारे साथ जुड़े रहे, ईमानदारी से अपने मेहनत करते रहे, तो इससे आगे कोई अपन को रोकने वाला नहीं है। इस तरीके से अब हम प्रश्नावली के कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। देखो, तो अपन सवाल, इसमें 4 सवाल अपन लेते हैं और सबसे पहले दूसरा सवाल हम ले रहे हैं। दूसरे सवाल में हमें दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं। अब माध्यिकाएं आ गई तो मैंने आपको बताया माध्यिका की क्या विशेषता होती है। एक तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु में जाके मिलती है, उसके बाद में माध्यिकाएं संगामी होती हैं, उसके बाद में संगमन बिंदु क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास स्थिति क्या आती है, देखो पहला सवाल मैं यहां पर दूसरा सवाल ले रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये मैंने ले लिया सवाल, ए बी सी। ये तो हमारे पास क्या है बेटा, एडी, ये हमारे पास बीई और ये हमारे पास है सीएफ। ये कहां प्रतिच्छेद करती हैं बेटा, ये बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां प्रतिच्छेद करती हैं, जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर हमारे पास देखो सबसे पहले इन सवालों के अंतर्गत देखो, ये परमी वाले प्रश्नावली, इन सवालों में से आप घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले चीज, उन सवालों में सबसे बेटर क्या है कि यहां पर हमें एक तो सवाल नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है वो चीज नोट कर दो, क्या आपको पूछ रहा है वो चीज नोट कर दो। ठीक है, सीधा ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है तो आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपको पूछ रहा। अब यहां पर जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एजी बराबर कितने सेंटीमीटर दिया बेटा, 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी में एजी बराबर दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था भाई ये 2 है तो ये कितना होगा बेटा 1। प्रैक्टिकली है तो ये इसको 2 3 6 3 से गुणा कर दिया तो ये एक ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से गुणा किया तब 6 आया ना, तो इसको 1 से गुणा कर दो तो कितना आया 3। तो ये कितनी होगी 3, पूरी कितनी होगी 9। बस इतनी सी बात है। अब हमें क्या कह रहे हैं, बीई 9 सेंटीमीटर, बीई यानी ये पूरी है, पूरी कितने सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है। बीई बराबर कितने सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं
जी एफ 4.5, जी एफ कहां पर है बेटा, ये रही, ये जी एफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां पर मैं आपको बात बताऊं, आपको हमें पता है भाई माध्यिका को केंद्रक जो होता है वो 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इसका मान 2, इसका मान 1 और पूरे का मान कितना है 3, यानी हमें 3 टुकड़े करने हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप समझो इसको, हमें इसके 3 टुकड़े करने हैं, जिनमें से 2 टुकड़े तो इसको देने हैं, 1 टुकड़ा इसका देना है। अब मैं आपको 3 का, भाई मैंने आपको कहा एक तो आदमी ए और एक है बी, इनकी संपत्ति का विभाजन 2:1 में करना है। इसका मतलब आपके पास कुल 3 है, तो इसको 2 दे दोगे, इसको 1 दे दोगे। आपके पास कुल 6 हैं, तो अपन क्या करेंगे, कुल 6, तो आप ये देखो कुल कितने टुकड़े करने हैं अपन को, 3 भागों में, 3 का भाग लगा दो इसमें, तो हमें पता चलेगा भाई 1 का भाग कितना है 2। अब इसको 2 भाग देने हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 4 आ जाएगा। इसको 1 भाग देना है, तो 2 को 1 से गुणा कर दो, इसका 2 आ जाएगा, हो गया टुकड़ा। और कुल ज्ञात करना, तीनों ज्ञात करना, तो 3 से गुणा कर दो, तो बराबर हमारे पास क्या होगा, कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर अपन क्या लिखेंगे, चूंकि माध्यिका को केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। क्लियर। तो यहां पर इसलिए अब हमें एजी का मान दिया हुआ है, और एजी में देखो बेटा, एजी में से किसका टुकड़ा पूछ रहा है आपको, जीडी का पूछ रहा है। तो जीडी का मान कितना होगा, 1 दिया हुआ किसका है, 2 का। तो यहां पर हमारे पास क्या है, चूंकि जीडी बराबर एजी दिया हुआ है, एजी बट्टा, अब एजी दिया हुआ है तो एजी में एजी के अनुपात का ही भाग लगाओ। एजी का अनुपात बेटा कितना होगा, ऊपर वाला 2 होगा, 2 का भाग लगा दो। गुणा किससे करो, यदि आपको एडी का मान पूछ रहा है तो पूरा का पूरा पूछ रहा है, तो ये तो 2 और ये 1, 2 रे कितना हो गया बेटा 3, तब तो 3 से गुणा कर दो। यदि आपको केवल जीडी पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है, जीडी, तो जीडी का अनुपात कितना है बेटा 1, तो 1 से गुणा कर दो। अब हमें क्या पूछ रहा है, जीडी, जीडी से 1 से गुणा कर दो, बराबर मान रखो। एजी का मान बोलो बेटा कितना है, 6/2 गुणा 1, 2 3 6 और 3 एकम 3, कितने सेंटीमीटर आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, अगला हमें पूछ रहा है बीजी का मान पूछ रहा है। तो यहां पर देखो चूंकि बीजी, अब बीजी में किसका मान दिया हुआ है आपको, बीई दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर बीई लिखो। अब आप ये देखो बीई का अनुपात कितना होगा, बी कहां है रे, ये रहा, इसका अनुपात कितना होगा, 2 और 1, तो 2 रे कितना हो गया बेटा 3। अब एजी दिया हुआ था तो हमने क्या किया, एजी के अनुपात का भाग लिया। अब बीई दिया हुआ है तो पूरा अनुपात 2 तो इसका हो गया, 1 इसका हो गया, कितने का भाग लगाओगे, 3 का, तो तीनों का मान 3 का भाग लगा दो। अब 1 का मान आ गया ये। अब हमें किसका ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है बीजी का। तो बीजी का अनुपात कितना बेटा 2, यानी 2 का मान चाहिए हमें, 2 से गुणा कर दो, बराबर बीई का मान 9/3 गुणा 2, 3 के पढ़े से काट 3 3 9 3 दूनी 6, कितने सेंटीमीटर आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमें किसका मान पूछ रहा है, अब हमें मान पूछ रहा है बेटा सी एफ का। किसका मान पूछ रहा है, सी एफ का मान पूछ रहा है। तो देखो चूंकि सी एफ, अब सी एफ कहां रहा, ये रहा, इसका मान पूछ रहा है। अब इसमें हमें किसका मान दे रखा है, जी एफ का। तो यहां पहले आप जी एफ लिख दो बेटा। जी एफ का अनुपात क्या बेटा, देखो जी एफ, जीसी का अनुपात तो क्या, शीर्ष वाला भाग तो होता है 2 और इसका कितना होता है 1। तो मैंने बताया जिसका मान दिया उसके अनुपात का भाग लगाओ। जीएफ का मान दिया हुआ है तो जीएफ में जीएफ के अनुपात का भाग लगाओ। जीएफ का अनुपात कितना बेटा 1/1 गुणा किसका मान ज्ञात करना है आपको, सीएफ का। सीएफ पूरा है कि नहीं है, 2 और 1 3, 3 से गुणा कर दो तो बराबर जीएफ का मान 4.5 बट्टा में 1 गुणा 3 कितना आ गया भाई, 5 3 15 हासिल किए, 4 3 12 1 13.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें इन सवालों को हल करना है, या इसका हम वैसे भी कर सकते हैं, एच जी बटा जी डी बराबर 2:1।
जिसका मान दिया उससे। लेकिन सबसे बेटर तरीका है यहां से आप इसके आधार पर इस सवाल को हम कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसके कारण कर रहे हैं, तो ये लाइन आप यहां पर इनपुट कर देंगे और इस तरीके से इस सवाल को हम लोग करेंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, सवाल नंबर 2 के सवाल में देखो क्या है। दो के सवाल में हमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही चीज है कि हमारे पास क्या बेटा, त्रिभुज A, B और C, इसकी माध्यिकाएं कहां प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर AD ले लिया, यहां पर BG ले लिया, यहां पर CF ले लिया और ये कहां प्रतिच्छेद करती हैं, G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां ये हमारे पास इसकी सवाल हो गया। अब आगे हमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन बड़ा है 3/2 ABC। 3/2 ABC। देखो सबसे पहली बात, हमें नंबर 1 पर हम इन सवालों के अंतर्गत हमेशा आप ध्यान रखो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इन सवालों को आप लिखो कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ बेटा, त्रिभुज ABC में AD, BE व CF माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AD, BE व CF माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। माध्यिकाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर हमारे पास ये तो क्या गया बेटा, दिया हुआ। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, हमें हर सवालों के अंतर्गत इस तरीके के सवाल में दूसरे नंबर पर हमें लिखना है दिया हुआ। अब सिद्ध करना और दिया हुआ, ये चीज हमेशा सवाल के अंदर दी हुई होती है, हमेशा ध्यान रखो। अब हमें कह रहा है कि सिद्ध करो क्या, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। क्या है, 3/2 AB। अब देखो हमारे पास क्या आता है बेटा, सबसे पहली चीज आप उपपत्ति के अंतर्गत आप लोग देखें, उपपत्ति में हमारे पास क्या है, उपपत्ति में हमारे पास ये है कि AD ये रहा, BE ये रहा और AB ये रहा। इसका मतलब इस त्रिभुज से हमारे पास निकल सकता है ये मामला। क्लियर भाई, इसमें AD AG के हिसाब से आ सकता है, AG का टुकड़ा है, BE BG का टुकड़ा, AB हमारे पास है। तो सबसे पहले आप यहां से ले लो, और ये हमने कक्षा 9 के अंतर्गत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है क्या, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये लाइन अपन लिखेंगे क्या, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। का योग सदैव क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये स्थिति हमारे पास है। तो यहां हमारे पास क्या है, कौन सा त्रिभुज लूं बेटा, त्रिभुज ABG में, यहां त्रिभुज ABG में क्या होगा,
हमें ये पता AG प्लस BG, क्योंकि इधर इनका ही मान लेना है अपन को। तो AG से तो अपन क्या बना देंगे बेटा AD, और BG से हम क्या बना देंगे BE। AG प्लस BG ग्रेटर देन AB, ये हमारे पास इतना इतना मिल गया। क्लियर। अब हमें पता है क्या कि जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इस AG को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मान लिया AD है, मैंने आपको बताया इसको मैं AG को मुझे क्या लिखना है बेटा AD के रूप में लिखना, जैसे मैंने आपको अभी सवाल बताया है उसी तरीके से। अब AG है, AG हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मान किसका चाहिए बेटा AD का चाहिए। AD हमें दिया हुआ है, जैसे हमें सवाल के अंदर दिया था AD दिया हुआ है, तो AD लिख दिया। AD में क्या करूं बेटा, AD के अनुपात का भाग लगाऊं। AD का अनुपात कितना है बेटा 2 इसका और 1 इसका, कितना है 3 बटा में 3 लगा दिया, गुणा किसका मान चाहिए हमें AG का, AG के अनुपात से गुणा कर दो। AG का अनुपात कितना है 2 गुणा 2। ये चीज मैंने आपको अभी सवाल के अंतर्गत बताया है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AG को हम लिख सकते हैं 2/3 AD लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कहां से लिखा हमने, उस अनुपात के कारण, क्योंकि माध्यिकाओं को केंद्रक क्या करता है 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो ये चीज अपन लिखेंगे, चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, क्या करता है 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब 2:1 के अनुपात में बांटता है, इसलिए हमारे पास क्या होगा बेटा AG बराबर, मैंने आपको बताया क्या लिख दोगे बेटा इस हिसाब से 2/3 AD, 2/3 AD व BG को आप क्या लिख दोगे बेटा इसी तरीके से सेम 2/3 BE, क्या लिख दोगे 2/3 BE। इसको मैं दे देता हूं बेटा समीकरण नंबर 1 और इनको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, AG की जगह मैं लिख देता हूं बेटा 2/3 AD प्लस BG की मैं जगह लिख देता हूं 2/3 BE ग्रेटर देन AB। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2/3 बताओ इन दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन ले लो। जैसे ही मैंने 2/3 कॉमन लिया, यहां पर AD और यहां पर BE ग्रेटर देन क्या हो गया AB। ये 2/3 इधर गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो 3 तो चला गया ऊपर और 2 कहां पर आ जाएगा नीचे। तो यह हमारे पास क्या आएगा बेटा AD प्लस BE ग्रेटर देन, ये 2/3 है तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2 AB, और ये हमारे पास क्या हो गया इति सिद्धम। ये चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इस तरीके से देखो आप देख रहे होंगे ये चीज हमारे कहां से काम आई, कक्षा 9 से काम आई। ये चीज कहां से काम आई, पहले प्रमेय से काम आई, और अब ये सवाल बन गया। यानी गणित के अंतर्गत देख लो, चाहे किसी भी विषय के अंतर्गत आप देख लो, हमेशा पहले की चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, इस लाइव को जो भी देख रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखें। हम अभिभावक देख रहे हैं तो हमेशा बच्चे की हर प्रकार से आप हर टाइम पर आप उसकी केयर करें। ये नहीं कि कक्षा 8 में है तो कोई बात नहीं, 10 में इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, 9th क्लास में तो कोई बार इस बार बोर्ड नहीं है अपन इसको 10th क्लास में भेज देंगे। नहीं, 10th क्लास में हर 9th क्लास की चीज इन्वॉल्व होती है, और यदि बच्चे की 9th क्लास यदि अच्छे तरीके से तैयार होती है तो ही बच्चा 10th क्लास में बहुत कुछ अच्छा कर पाता है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं कर पाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से लगातार कड़ियां जुड़ी हुई होती है। तो हमेशा आप इस चीज को माइंड से निकाल दें कि मैं नॉन बोर्ड में हूं, और अभिभावक इस चीज को लाइन से निकाल दें कि मेरा बच्चा अभी नॉन बोर्ड क्लास में, अभी बोर्ड नहीं है, जब बोर्ड में आएगा तब मैं भेजूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको भेजूंगा।
क्योंकि जिस इमारत की नींव अच्छी नहीं होती है वो इमारत बड़ी नहीं बन सकती कभी भी। तो हमेशा अपने बच्चों की, अपनी खुद की हमेशा नींव मजबूत करें और नींव मजबूत करने के बाद ही आप अच्छी इमारत बनाने की तैयारी करें। यदि आपने बाद में अच्छी इमारत बना भी ली तो नीचे से आपको हमेशा परेशान करेगी, हमेशा गिरने की संभावनाएं आपकी बने रहेंगी। इसी क्रम में हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर मैं ले रहा हूं आपके पास तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमारे पास क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। क्या? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग सदैव तीसरी माध्यिका से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखो देखो, सबसे पहली बात, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ए, बी और सी, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, ये डी माध्यिका होगी, ये बीई माध्यिका होगी और ये सी एफ माध्यिका होगी। और ये कहां प्रतिच्छेद करती हैं? जी पर। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्या करता है? सदैव माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात बांटता है। क्लियर? देखो तो सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी बताई कि हमें क्या करना है। नंबर 1 पर पहली चीज हमें ये लिखनी है, दिया है। क्या हमें दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? देखो सिद्ध कीजिए कि माध्यिका दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। इसका मतलब माध्यिका हमें दी हुई है, तो त्रिभुज एबीसी में ये माध्यिकाएं हैं। बस त्रिभुज एबीसी में एडी कोमा बीई व सी एफ माध्यिकाएं हैं जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दिया हो गया। अगली चीज हमारे पास आती है बेटा, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है कि दो माध्यिकाओं का योग, देखो माध्यिका ये 3 है, 2 का योग। देखो पहली चीज AD प्लस BE ग्रेटर देन CF। नंबर 2 BE प्लस CF ग्रेटर देन AD। नंबर 3 AD प्लस CF ग्रेटर देन BE। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। अब हमारे पास देखो ये दिया हुआ आ गया, ये सिद्ध करना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें रचना करने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है तो हम रचना करते हैं, और रचना की आवश्यकता नहीं होती, हमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ये यहां पर हमारे पास आ गया बेटा AD। क्या आ गया? AD। यहां से हम देखो इस AD को बिंदु ABCD H तक इस प्रकार बढ़ाया कि GD, ध्यान देना कि GD बराबर क्या हो, DH, और BH और HC को मिलाया। BH और HC को मिलाया। इसका मतलब ये दोनों हमारे पास क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये हमारे पास बराबर हो गई। क्लियर? तो एक बात बताओ, ये माध्यिका है तो ये बताओ इसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों भी क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। तो सबसे पहले देखो मैं रचना कर देता हूं। रचना क्या किया,
AD को H तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD को H तक इस प्रकार बढ़ाया कि GD बराबर DH हो, GD बराबर DH हो तथा BH व CH को मिलाया। ये हमने रचना कर दी। अब देखो उपपत्ति में, अब उपपत्ति में हमारे पास क्या आता है, ध्यान देना। उपपत्ति के अंतर्गत हमें ये सिद्ध किस तरीके से हमें ये सिद्ध करना है, ये चीज हमें करनी है। देखो सबसे पहली भी बात आप देख रहे होंगे BHCGD, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है। ये हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है। और आपने पढ़ा होगा कि चतुर्भुज के अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी चतुर्भुज की विकिरण परस्पर, यदि किसी चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो वो क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये BGHC, हम इसको देखो क्या करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया क्योंकि इसके विकिरण ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये इधर पहले से समद्विभाजित कर रहा था, ये हमने रचना से किया, तो ये विकिरण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए BHCG क्या हो गया बेटा, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, समांतर चतुर्भुज विशेषता ये होती है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप एक बात बताओ, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई, और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई, तो ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यदि किसी चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर देखो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। इस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, BGH, ध्यान देना BGH। और ये मैंने आपको अभी से पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब देखो ये BG तो बेटा किसका टुकड़ा है, BE का। GD को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AG के बराबर। कैसे, क्योंकि हमने इसके बराबर इसको बढ़ाया है और ये क्या इससे आधा था, ये दो था तो ये एक था, ये एक था तो यही एक हो गया, तो ये दो और ये दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर किसके बराबर, GH। GH के बराबर मैं किसको ले सकता हूं बेटा, AG को। और इस BH के बराबर बेटा मैं किसको लिख सकता हूं, GC को। और BG हमारे पास हो ही गया। अब आप देखो ये BG माध्यिका का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, BG BE का टुकड़ा है। आपके पास ये AG माध्यिका का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आपके पास BH GC के बराबर है, GC बताओ माध्यिका का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इसको GC को मैं 2/3 मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 लिख सकता हूं। कैसे, GC है, GC में भाग किसका लगाओ, 2 का। किससे भाग लगाओ, 2 से। और किससे गुणा करूं, जिसका मान दिया इसका 3 से। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, CF का मान आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था भाई CF का मान ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ किसका, GC का। तो GC में GC का अनुपात का भाग लगा दिया। किसका ज्ञात करना है, CF का। CF का पूरे का अनुपात कितना होता है, 3 से गुणा कर दिया, तो 3/2 GC ले सकता हूं मैं। किसकी जगह, इसकी जगह। इनको मैं पक्षांतरण करूं तो ये 2 तो कहां पर चला जाएगा बेटा, ऊपर, और 3 कहां पर आ जाएगा, नीचे। तो GC की जगह मैं क्या ले सकता हूं, CF गुणा 2/3। इसी तरीके से इसको ले सकता हूं। तो CF बताओ इसकी माध्यिका आई कि नहीं आई।
इसी प्रकार से मैं एजी को एडी में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं बीजी को बी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये किसके आधार पर, देखो तो यहां से सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, चूंकि चतुर्भुज BHCG में विकिरण GH व BC, GH व BC परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी यहां से इस भुजा को इसके अंदर बराबर करने की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये चीज अपन लेंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि BH बराबर GC। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, BH बराबर GC, और इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BGH, त्रिभुज BGH में। और मैं इससे पहले BH को हमें इसमें लेना है, इसी तरीके से मैं GH को किस में लेना है, AG से। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं GH बराबर क्या हो गया, AG। कारण क्या है, रचनानुसार, रचना के अनुसार, ये समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं ले लेता हूं त्रिभुज BGH में, त्रिभुज BGH में हमें पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम क्या ले सकते हैं, BG प्लस BH, BG प्लस BH ग्रेटर देन GH, ग्रेटर देन GH। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, हमने ये त्रिभुज लिया, इनकी दो भुजाओं का योग BG प्लस BH ग्रेटर देन GH। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, अब देखो बेटा BG है, BG की जगह हमें क्या लेना है, इसमें से मान लेना है। तो यहां पर हमें पता है कि अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इस BG की जगह बोलो बेटा क्या लिखूं मैं, BG को जो मान है, BG का मान तो पहले से ही माध्यिका का टुकड़ा है, तो BG को BG रहने दो, प्लस हमें क्या चाहिए BH, BH की जगह क्या लिखोगे बेटा, GC, GC लिख दो, ग्रेटर देन, फिर हमें GH, हमें GH की जगह क्या लिखना है बेटा, AG। अब ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, तीनों माध्यिकाओं के टुकड़े हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज की दो भुजा, हमें कि माध्यिका केंद्रक में आ गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज केंद्रक क्या करता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। इसलिए अब देखो हमें किसकी जगह मान चाहिए बेटा, BG की जगह मान चाहिए। और किस में चाहिए, पूरी माध्यिका में चाहिए, BE में चाहिए। तो BG का मान चाहिए BE बट्टा, जिसका मान उसमें उसी के अनुपात का भाग लगा दो, BE में BE के अनुपात का भाग लगा दो। BE का अनुपात कितना होता है बेटा, 2 ये 1 ये 3 बट्टा में 3, गुणा किसका मान चाहिए, BG का, BG का अनुपात कितना है 2। इस तरीके से क्या आ गया बेटा, 2/3 BE, कोमा इसी तरीके से मैं GC का मान भी ज्ञात कर लेता हूं। GC हमारे पास क्या होगा, 2/3 CF होगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 CF होगा। इसी तरीके से मैं AG का मान ज्ञात करूंगा। AG बराबर क्या होगा बेटा, 2/3 क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वापस मान रख देते हैं। BG की जगह क्या लिखूं बेटा, 2/3 BE प्लस GC की जगह क्या लिखूं, 2/3 CF ग्रेटर देन AG की जगह क्या लिखूं,
2/3 AD। अब देखो पूरे में 2/3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहां से 2/3 कॉमन लिया, यहां बच गया BE प्लस CF ग्रेटर देन 2/3 AD। 2/3 से 2/3 कट गया, क्या बच गया हमारे पास? BE प्लस CF बट्टा AD, ये हमारे पास बच गया। अतः इसी प्रकार नीचे लिख देंगे, इसी प्रकार इन दोनों को यहां पर लिख देंगे, इसी प्रकार ये सिद्ध होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसी प्रकार त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। अब आगे मैं एक सवाल की और चर्चा कर लेता हूं। सवाल नंबर 7 बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके से सवाल, जबकि मैंने 2 का सवाल भी इस तरीके से बताया जा चुका है। ये एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या है बेटा, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE व CF बिंदु G से गुजरती हैं, यही चीज हमें दी हुई है। तो देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या हुआ, AD, BE और CF कहां प्रतिच्छेद करता है बेटा? बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है। G इसका क्या है? केंद्रक है। इसमें GF बराबर 4 सेंटीमीटर, देखो GF बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज उसी तरीके से नंबर 1 पर हमें लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में AD, BE व CF माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, यानी ज्ञात करना है। और दिया हुआ क्या, देखो GF बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। GF बराबर कितना दिया हुआ बेटा? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट इसमें GC का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है? GC का। अब चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, क्या करता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है बेटा? GC का। GC का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि GC बराबर हमें किसका मान दे रखा है बेटा? GF का दे रखा है। GF का दे रखा है। GF में GF के अनुपात का भाग लगाओ बेटा। GF का अनुपात कितना होता है? 1, क्योंकि ये तो 2 होगा, ये 1 होगा। 1 गुणा हमें किसका मान ज्ञात करना है? GC का ज्ञात करना है। GC के अनुपात से गुणा कर दो। GC का अनुपात कितना होगा बेटा? 2 से गुणा कर दो तो बराबर GF का मान 4/1 गुणा 2 बराबर कितने सेंटीमीटर आएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार नीचे, यानी इसी प्रकार का मतलब क्या हो गया बेटा कि यही हमने केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है, ये चीज हम वापस काम में ले रहे हैं। हमें AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। AD बराबर कितना दे रखा है? 7.5 सेंटीमीटर। देखो AD का मान हमें दिया हुआ है, AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब AD का मान 7.5 सेंटीमीटर, हमें मान किसका याद करना है? GD का। तो चूंकि GD बराबर AD का मान कितना है? AD बटा AD में AD के अनुपात का भाग लगाओ। AD का अनुपात पूरा कितना होगा बेटा? ये तो 2 गैर, ये 1 होगा, 2 रे कितना हो गया है? 3 बट्टा में 3 गुणा हमें किसका मान ज्ञात करना है? GD का। GD का अनुपात कितना है? 1 से गुणा कर दो तो बराबर इसका मान 7.5/3 गुणा 1 बराबर हमारे पास इसका मान आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15 बराबर कितना आ गया बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम आप लोगों को लाइव के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको कंटिन्यू आपको क्लासें दे रहे हैं। कक्षा 10 का
और कक्षा 12 के गणित विषय का रिवीजन आपको कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान के हर विद्यार्थी को जो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड विषयों के एग्जाम दे रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। जय भारत, जय हिंद, जय BVN।